बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं साथ से सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में जो आपने मोन्टाज मुलाहिज़ा किया उससे शायद आप किसी हद तक अंदाज़ा लगा सके हो कि आज हम क्या बात करने जा रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मुझ समेत बहुत सारे लोगों को शायद आदाद शुमार, फिगर्स, ग्राफ्स, ये इन सारी चीज़ों में शायद दिलचस्पी बहुत कम होती है। अवाम या आम आदमी ये सुनना चाहता है कि क्या इस वक्त महंगाई वाकई है या नहीं है, और अगर महंगाई नहीं है तो हुकूमत जो दावे कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। बड़ी मुश्किल से आज मैंने भी कुछ डेटा इकट्ठा किया है। सबसे पहले कुछ आदाद शुमार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हैं जो पिछली आखिरी 2 माह की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिए। वो क्या है जरा चलाइए। आखिरी 2 माह की स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक माली साल 2021 में शरह नमू जो है, ये नहीं है, जो मेन टेम्पलेट्स हैं वो निकालिए, 3.9%, नॉट दिस वन, मॉनेटरी पॉलिसी टेम्पलेट है वो चलाइए। 3.9% से बढ़कर 4 से 5% तक पहुंची है। इसी तरह माली साल 2021 में महंगाई की शरह 7 से 9% तक रहेगी, ये कहना है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। इसी आदाद शुमार के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मार्च 2021 में जो जारी खाता था स्टेट बैंक के मुताबिक वो 10 बरसों की कम तरीन सतह पर रहा, जिसके मुताबिक जीडीपी का 0.6% है, ये कहना है स्टेट बैंक का। अब ये जो चीज़ें चल रही हैं जो कि शायद वक्त से पहले चला दी गई, इसके बारे में मुझे आपको डिटेल्स देनी है। ये डिटेल्स ये हैं कि 2013 से लेकर आप देख रहे हैं 2021 तक रुपए की कदर कहां कहां गिरावट का शिकार रही। मौजूदा हुकूमत ये क्लेम करती है कि वो डॉलर ज़ाहिर बढ़ तो रहा है, 166 समथिंग पर जाकर खड़ा हो गया है, लेकिन क्या इस वक्त तक जो डॉलर को जिसे कहते हैं खुला छोड़ा गया है, या उसको इस तरह से भी समझ लीजिए कि डॉलर की किसी तरह की कोई बाउंड्री नहीं की जा रही है, तो क्या इसके रिपरकशंस हमारे रुपए को मजीद गिराएंगे या नहीं। तो आज थोड़ा सा गिमिकल होगा, थोड़ा सा शायद नंबर्स होंगे, और मैं नहीं समझती कि शायद आपको ये परेशान करें, लेकिन शरह नमू की बेहतरी के दावे हुकूमत के कितने सही हैं या नहीं, इसके अलावा भी एक और जो मुल्की ज़रा मुबादला के ज़खायर हैं उसकी जो पॉलिसी हुकूमत बयान कर रही है। अब यानी तरसीलाते ज़र जो है वो बताया जा रहा है कि 2021 में 29.3 ये वाला है, ये तरसीलाते ज़र है। इसमें आप बिल्कुल बासानी देख सकते हैं कि 2018 की तो बात ही नहीं मैं कर रही, ना 19 ना 20 की, बल्कि 2021 में अगर हम बात करें तो 29.3 पर खड़ी है। इन सारी चीज़ों में, इन डेटाज में क्या सदाकत है क्या नहीं, इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज हमने जहमत दी है और उनसे हम बात करना चाहेंगे कि वाकई क्या हुकूमत जो आदाद शुमार हमें पेश कर रही है ये किस हद तक रिलेट कर सकता है आम आदमी। क्योंकि जब हम सड़क पर निकलते हैं और लोगों से बात करते हैं महंगाई की, तो वो तो सारे हमें ये हाथ धो के हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि भाई आप लोग महंगाई पर बात करें और हमें बताएं कि कहाँ ऐसा नहीं हो रहा कि कमोडिटीज़, पाम ऑयल जो है यानी घरों में पकाने का जो तेल है वो भी महंगा हो गया है। आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से चीज़ें बाहर जा रही हैं, लेकिन हुकूमत कह रही है कि मोटरसाइकिल्स की जो है सेल में इजाफा हुआ है, और सो ऑन एंड ऑन। डॉक्टर आबिद कयूम सलहरी मेंबर प्राइम मिनिस्टर EAC हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बहुत क्लैरिटी से बात करते आए हैं। तो जरा डॉक्टर साहब से पहले बात कर लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल कयूम सलहरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। ओके, डॉक्टर आबिद कयूम सलहरी साहब फरमाइएगा कि जो हम आदाद शुमार देख रहे हैं जो ज़ाहिर मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर मौजूद हैं, इकनॉमिक इंडिकेटर्स के जो तमाम आप जैसी शख्सियात हैं वो जब बात करती हैं तो हमें ये दिख रहा है कि पिछले जो हुकूमतें रही हैं और ये मौजूदा हुकूमत जो है ये ज़्यादा कर्जा उठा चुकी है, और इस कर्जे के उठाने का सारा बोझ अवाम पाकिस्तान पर बराह रास्त पड़ रहा है। क्या ये दुरुस्त है या नहीं? मेरा ख्याल हमें ये देखना होगा कि डेट टू जीडीपी रेशो जो है वो क्या रहा, हमारा रेवेन्यू टू जीडीपी रेशो क्या है, हमारा इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू जीडीपी रेशो क्या है। क्योंकि सिर्फ किसी एक आध नंबर को जब हम उठाएंगे और उस पर बात करेंगे तो शायद होलिस्टिक पिक्चर जो है उस तरीके से सामने नहीं आएगी। तो जो जो आपकी इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है उसी हिसाब से अगर आपका कर्जा बढ़ रहा है और रेशो जो है वो तकरीबन सेम रहती है, या आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब हम कहते हैं कि इस वक्त रिकॉर्ड रिजर्व्स हैं,
और उसको जब हम डेट के साथ मिला के देखते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस आउट होती हुई नज़र आती हैं। एक चीज़ तो ये है कि हमें और उसके साथ ये भी देखना होगा कि जो नाज़रीन को वो टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन प्राइमरी डेफिसिट का या प्राइमरी सरप्लस का मतलब ये होता है कि कितना कर्जा जो है वो उठाया गया पिछले कर्जे को लौटाने के लिए, नए कर्जों में कितना इजाफा हो रहा है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि अगर आप कर्जा लेके जो पहले वाले कर्जे थे उनको अदा कर रहे हैं और आपके नए कर्जों में ऐसा इजाफा नहीं हो रहा, तो ये एक हेल्दी इंडिकेटर जो है वो तस्वर किया जाता है। ओके, आबिद साहब, आप जब इस तरफ इंडिया दे रहे हैं तो हम फिर ये सवाल करने के क्या हक बजानिब होंगे, क्योंकि एफबीआर, अब ज़ाहिर है वो एक बहुत ही टेक्निकल बात हो जाएगी, लेकिन मैं ये सवाल जानबूझ के आपसे कर रही हूँ। एफबीआर के चेयरमैन की तब्दीलियाँ और फिर मुआशी अहदाफ के हुसूल के टारगेट्स, हुकूमत जो खुद टारगेट देती है वो उसके लिए खुद ही अचीवेबल नहीं होता, क्या आप इसको एंडोर्स करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? टू सम एक्सटेंट शायद ऐसा नहीं है। इंसिडेंटली जो पाकिस्तान का टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है जो इंपोर्ट्स पे हम टैक्स लेते हैं, तकरीबन 45 to 50% जो रेवेन्यू है एफबीआर का वो इंपोर्ट पे आ जाता है। इंपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, सुपर सरचार्जेस वगैरह, जीएसटी, और बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो तो सभी अदा कर रहे होते हैं। तो अगर आप देखें तो एफबीआर की कारकर्दगी पिछले 3 सालों में या इवन पिछले 4-5 सालों में देखें तो हर साल उसका हदफ जो है रेवेन्यू का वो आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। तो जो इंपोर्ट्स में इजाफा होगा एफबीआर का हदफ बढ़ जाए, वो रेवेन्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अभी अगर हम पिछले 2 महीनों को देखें तो 148 अरब रुपए जो थे वो एफबीआर ने अपने 2 माह के हदफ से ज्यादा इकट्ठे कर लिए, और दिस वाज डिस्पाइट चेंज ऑफ गार्ड्स रेवेन्यू में और एफबीआर में। तो मेरा ख्याल है कि वो जो क्लासिकल जो इकोनॉमिक थीरीज हैं वो बाज़ औक़ात पाकिस्तान के मुआशी सूरत हाल पे उस तरीके से एप्लीकेबल होती आपको नज़र नहीं आती, जिसमें कि एक ये है कि जो कंसिस्टेंसी है लीडरशिप की इनकी पोजीशंस पे वो होनी चाहिए, वो ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि इन सारी तब्दीलियों के बावजूद एफबीआर हर साल अपने पिछले साल की निस्बत रेवेन्यू ज़्यादा बेहतर इकट्ठा करता हुआ नज़र आ रहा है। सलरी साहब, फिर एक सवाल, ज़ाहिर इकोनॉमी वॉच की रिपोर्ट आई है पिछले दिनों, आपकी नज़र से जाहिर है लाजमी गुजरी होगी। हम यहाँ पर जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, चाहे वो सस्ता घर स्कीम हो या दीगर और प्रोग्राम्स जो हुकूमत चला रही है, लेकिन इकोनॉमी वॉच कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सरिया और सीमेंट का रेट है वो अबव है, यानी इतना आउट ऑफ रेंज हो रहा है कि शायद जो आपका कंस्ट्रक्शन का कारोबार में लोग हैं वो भी इस पर आवाज उठाने लगे हैं, और वो कहते हैं कि हमारे पास अब इतनी कैपेसिटी नहीं रही है कि हम इस लागत का सीमेंट या सरिया उठाएं और यहां पर कंस्ट्रक्शन करें, जिसके लिए हुकूमत वक्त आसान इकसात पर कर्जे देकर मकान जैसी चीजें या तामीरात के सेक्टर को बहाल करना चाहती है। आप समझते हैं इस सेक्टर को मजीद मजबूती की जरूरत है और इस पे टैक्स या टैक्स नेट को कम करने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, पहले तो सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सीमेंट की प्रोडक्शन के फिगर्स को देख लीजिए। इवन पिछले 2 माह में भी सीमेंट की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज पे जा रही है। महंगा और सस्ता होना तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर प्रोडक्शन उसमें इजाफा हो रहा है तो उसका मतलब है कि खपत में इजाफा जो है वो हो रहा होगा। रियल स्टेट सेक्टर की जब हम बात करते हैं, रियल स्टेट को हमने देखा कि कोविड के दौरान ना सिर्फ इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, बल्कि उसमें जो थे काफ़ी सारी मुराद भी दी गई। IMF से बात करके अलहदा से उस पर एमनेस्टी स्कीम जो थी वो भी उसके लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई, और ये सारी चीज़ें जो थी इन्होंने कुछ हद तक पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको इस्तेहकाम भी दिया। अच्छा। लेकिन ये भी एक मुसलमा हकीकत है कि हुकूमत जिस सेक्टर को भी ओन कर ले वो सेक्टर चलना शुरू हो जाएगा, खा वो सर्विसेज है, खा वो टूरिज्म है, खा वो एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है या वो कंस्ट्रक्शन है। और इसमें चॉइसेस देखना पड़ती हैं कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हों जिसमें कि जो बेनिफिट्स हैं वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें, वो चंद हाथों में महदूद होकर ना रह जाएं। और यही इस वक्त हुकूमत की तरजीह मुझे नज़र आ रही है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं, जैसे आजकल एग्रीकल्चर पे वफाकी हुकूमत का काफ़ी फोकस है, और 18वीं तरमीम के बाद
बहुत अरसे के बाद कोई भी वफाकी हुकूमत ऐसी आई जो कि एग्रीकल्चर पे इतनी फोकस होके बात कर रही है, खा वो वीट है या कॉटन है या शुगर केन है, जो बाकी फूड कमोडिटीज़ हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो नए स्टार्टअप्स हैं उन पे फोकस है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त चूँकि पूरी दुनिया एक अनइवन रिकवरी से गुजर रही है कोविड के बाद, इकनॉमिक रिकवरी हो या हेल्थ रिकवरी हो, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा तरक्की होती हुई, इजाफा होता हुआ नजर आएगा। कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जहाँ पे कि उस रफ्तार से नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए, और कुछ ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं। और ये जो ग्लोबल ट्रेंड है या रीजनल ट्रेंड है, ये उन्हीं के साथ साथ मुताबिकत रख रहा है। करीम सुलैरी साहब, ठीक है, यहाँ तक की बात मुझे आपकी समझ आई, लेकिन अब अगर हम वो ग्राफ चला दीजिए, अगर नौजवानों की रोजगार की फराहमी कम से कम उजरत वाला जो मामला था, सर मैं बहुत पीछे नहीं जा रही, 2018 तक नहीं जाती, लेकिन 2019-20 में भी रहते हुए अगर हम बात करें तो कम से कम उजरत जो थी वो बताई जा रही थी 17,500 रुपए। अब जबकि हम 2021-22 में बैठे हैं तो यहाँ पर कम से कम उजरत है 20,000 रुपया। लेकिन इस 20,000 के अंदर मैं मास्टर्स की बात कर रही हूँ, प्लीज आप वो चलाएं नौजवानों की रोजगार फराहमी वाला टेम्पलेट। मैं आपसे करीम सुलैरी साहब जानना ये चाह रही हूँ कि जब हम ज़ाहिर है हम तो आम लोगों से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, और वहाँ उनसे जब बात करते हैं वो बड़ा सादा सा सवाल पूछते हैं कि 20,000 रुपए के अंदर अगर उसकी माहाना इनकम 20,000 रुपया है तो कैसे वो हाउस होल्ड चला सकता है अपने घर के, अगर वो किराए के मकान में रहता है और उसका बिजली के अखराजात, बिजली के टैरिफ में रोजाना की बुनियाद पर आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इजाफा होता है, पेट्रोल प्राइसेस रिव्यू हो जाता है। तो इस सारी चीजों को सामने रखते हुए कम से कम उजरत का तखमीना तब्दील होना चाहिए या इसको रिव्यू होना चाहिए, और बजट पॉलिसी से ये कितना जिसे कहते हैं 360 का चेंज है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। 20,000 में आज अगर कहा जाए कि कोई कुनबा जो है वो अपना गुजारा कर ले, ऐसा कतई तौर पे मुमकिन नहीं है। इस वक्त हमें यह देखना होगा कि उसके साथ साथ हुकूमत जो है वो कौन सी ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही है जिससे लोगों की परचेजिंग पावर बेहतर हो सके, या सोशल सेफ्टी नेट्स को कैसे इम्प्रूव कर रही है। तो आपको देखा होगा आपने डॉक्टर सानिया निश्तर साहबा का बयान पिछले हफ्ते का कि पूरे मुल्क में एक डोर टू डोर सेंसस हो रहा था, जो कि खुशहाली सर्वे के नाम से सर्वे था, लेकिन वो सेंसस था बेसिकली, जिसमें कि पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 95% पॉपुलेशन का डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। बाकी जगहों पे डेस्क लगा के तहसील लेवल पे जिन घरों तक नहीं पहुंच सके थे टीम, उनसे कहा जा रहा है कि वो खुद आके अपने रजिस्ट्रेशन करवा लें। और एक वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जा रहा है जिसपे लोग अपना CNIC नंबर डाल के देख सकेंगे कि क्या वो NSCR की पेमेंट, एहसास की पेमेंट, बेनिफिट इनकम सपोर्ट की पेमेंट, क्या वो उनसे मुस्तफीद हो सकते हैं या नहीं, और जो लोग हो सकते हैं उनको घर बैठे पैसे जो हैं वो मिल रहे होंगे। तो अब हुकूमत जो है वो टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जा रही है, और ग्रेजुअली ये जो डाटा रेवोल्यूशन आएगा, NSCR का डाटा, FBR का डाटा, नादरा का डाटा, ये सारे डाटा जब ट्रायंगुलेट होना शुरू होगा तो आपको एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट नजर आएगा कि पहले तो लोग जो थे उनको कितारों में लग के शायद पैसे जो थे वो वसूल करना पड़ते थे, या उनको कितारों में लग के सब्सिडाइज चीजें वसूल करना पड़ती थी। लेकिन अब कम से कम जो बॉटम 40% जो लोग हैं जिनकी तरफ इस वक्त नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो हफीज पाशा साहब ने लिखी थी, जिनकी तरफ इशारा किया गया है कि वो सबसे ज्यादा पिस रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में लीड कैप्चर की वजह से, जो कि एक क्रॉनिक मसला है पाकिस्तान का। तो उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए आई एम श्योर कि हुकूमत की कुछ कोशिशें जो हैं वो समरमंद साबित होंगी, टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रांसपेरेंट भी होंगी और लोगों को उससे आसानी भी होगी। आज हमने डॉक्टर हफीज पाशा से भी टाइम ले रखा है सुलैरी साहब, लेकिन मैं आपसे पहले ये सवाल कर लूं कि इंटरबैंक डॉलर के जो है, इंटरबैंक डॉलर का रेट जो है इस वक्त बताया जा रहा है 166 तकरीबन 91 है, 166.91 इंटरबैंक का जो है रेट। अब ये बुलंद तरीन सतह पर भी कहा जा रहा है। इसी में दूसरा सवाल फिर ये उठाते हैं मईशत दान के, जरा ये पूछें हुकूमत से कि डॉलर फ्री छोड़ने के पीछे क्या हिकमत अमली है, ये समझाइए। जी देखिए, पहले तो हम ये देखते हैं कि डॉलर का रेट जो है वो क्यों बढ़ रहा है। डॉलर का रेट
जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, ओवरहीट हो जाती है। इसकी मिसाल मैं नाज़रीन को ये देता हूँ कि अगर आपकी पुरानी गाड़ी लेके मोटरवे पे जब एकदम से दौड़ाना शुरू करते हैं तो बाज़ का होता है कि रेडिएटर जो है वो गर्म हो जाता है। तो इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी ओवरहीट हो रही है, इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ी हुई हैं, एक्सपोर्ट्स कम है। यानी अगर आपकी पिछले 2 माह का इस माली साल का हम जायजा लेते हैं तो हमें नजर आता है कि $7 बिलियन का डेफिसिट जो है वो तो यहीं पे आ रहा है। तो जब ये डेफिसिट आएगा तो जाहिर है कि जो इंपोर्टर हजरात हैं उनको मार्केट से डॉलर लेके अपनी पेमेंट्स जो है वो करना होगी। तो एक तो ये वजह है कि डिमांड ज्यादा है, डॉलर की सप्लाई कम है और उस वजह से डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है। दूसरी जो चीज है वो अफगानिस्तान की सिचुएशन जो है उससे हम आंखें बंद नहीं कर सकते। पहले तो हम अफगानिस्तान को सिर्फ गंदम फराहम करते थे, इस वक्त लिटरली जो है फॉरेन एक्सचेंज जो पाकिस्तान में खरीदा जा रहा है और स्टेक हो रहा है उसमें काफ़ी सारे डुअल नेशनल हमारे पाकिस्तानी जिनके पास अफगान सिटीजनशिप भी है, या बहुत से अफगान कंपनीज या बहुत से अफगान बिजनेस पीपल जिनके के यहाँ पे कोलैबोरेटर्स हैं, पार्टनरशिप्स हैं, तो काफ़ी सारा डॉलर वो लोग खरीद रहे हैं और उसको इस वक्त स्टेक किया जा रहा है। और जब डॉलर का रेट ऊपर जाना शुरू होता है तो थोड़ा सा एक पैनिक बाइंग शुरू हो जाती है। हर वो जिसके पास अपनी इन्वेस्टमेंट मौजूद होती है उसकी कोशिश होती है कि रुपया जो है वो 10% गिर गया तो डॉलर खरीद लिए जाएं, वो रख लिए जाएं। तो इस वक्त कुछ इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है हमें। और जब तक अफगानिस्तान में एक नॉर्मल हुकूमत सेट नहीं हो जाती जिसको कि इंटरनेशनल कम्युनिटी या चाइना इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी उसकी हेल्प करना शुरू नहीं कर देते, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पे ये जो डॉलर का दबाव है रहेगा। अब बात आई कि स्टेट बैंक के पास अगर रिकॉर्ड रिजर्व्स हैं तो स्टेट बैंक क्यों नहीं कुछ कर रहा, और क्या यही सवाल मैंने बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, खुद ही आपने कर लिया सही। 110 रुपए डॉलर जो था वो रखा जा रहा था। तो स्टेट बैंक अगर अपने रिजर्व जो है वो कैश करवाना शुरू कर देगा मार्केट में तो उसका नुकसान ये होगा कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो हाथ पहुंचेगा। और श्रीलंका हमारे सामने एक जीती जागती मिसाल है जहां पे कि इस वक्त फूड इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी लगी है क्योंकि उनके पास डॉलर खत्म हो गए स्टेट बैंक के पास। ठीक, डॉक्टर आबिद कय्यम सलैरी साहब, थैंक यू सो मच कि आपने अपना इन डिटेल इन डेप्थ जो एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया। मेंबर प्राइम मिनिस्टर EAC हमसे बात कर रहे थे और वो बता रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे सामने मंजरनामा है इसमें कहीं ना कहीं मजबूत अशारिया उनको दिखाई दे रहे हैं। अभी नाम ले रहे थे डॉक्टर हफीज पाशा साहब का, ज़रा रिनाउंड शख्सियत हैं, साबिक वजीर खजाना रह चुके हैं इस मुल्क के, और बहुत सारे लोग चाहे वो हुकूमत का हिस्सा हो या नहीं हो वो हफीज पाशा साहब से ज़रूर कहीं ना कहीं टिप्स लेते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मईशत इस वक्त क्या कर्जों पर खड़ी है? अगर ये कर्जों पर खड़ी है तो ये कितनी दूरस्थ होगी और कितना चल सकेगी, शायद ये इससे भी अहम तरीन सवाल है। इन्हीं सारे सवालात के जवाब लेंगे डॉक्टर हफीज पाशा से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते जाते मैंने आपसे कहा कि ज़रा बात करते हैं, एक तो हुकूमती नुमाइंदे की हैसियत से ही कह लीजिए, लेकिन ज़ाहिर हम बात कर रहे थे डॉक्टर आबिद कय्यम सलैरी साहब से, मेंबर हैं प्राइम मिनिस्टर CAC के, और वो बता रहे हैं कि जो हुकूमती अहदाफ हैं, जो टारगेट्स हैं वो अचीवेबल हैं और हो भी रहे हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना है, उनका डीप एनालिसिस भी है ज़ाहिर इकॉनमी के हवाले से। तो ज़रा सबसे पहले डॉक्टर साहब से ये पूछ लेते हैं कि जो हुकूमत दावे कर रही है, जिस शरह नमू के दावे हो रहे हैं, क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं है? डॉक्टर हफीज पाशा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सिर्फ फरमाइएगा कि ये मैंने कहा जैसे सवाल के अंदर कि हुकूमत एक जानिब जो दावा कर रही है शरह नमू का, आपकी दानिश में वो कितना दुरुस्त है या कितना सही है या आप उसको रिजेक्ट करते हैं? कुछ हद तक ये बात इसलिए मुनासिब है कि हमारा जो बजट का खसारा है वो पिछले 3 साल में काफी बढ़ गया है। ओके। और उसको सपोर्ट करने के लिए हुकूमत को ज्यादा कर्जे लेने पड़े हैं। अब आप ये देखिए कि हमारा जो पब्लिक डेट है वो तकरीबन 80% हमारी इकोनॉमी का पहुंच चुका है, बहुत तेजी से इजाफा हुआ है, इसमें तकरीबन 14 खरब रुपए का। दूसरी तरफ जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इजाफा हो रहा है और अल्लाह के फजल से हम इस वक्त हमारा जो रिजर्व का लेवल है वो तारीख का सबसे ऊंचा लेवल है, यानी कि 20 अरब से ज्यादा है। ठीक है। उसके बीच
पाकिस्तान ने कुछ महीनों से ज्यादा बोरोइंग का सिलसिला शुरू कर दिया था। बॉन्ड्स भी फ्लोट किए और बैंकों से पैसे भी लिए हैं। तो इस इजाफे में और IMF ने भी हमें तकरीबन $4 अरब दिए हैं पिछले 1 साल में। तो ये जो इजाफा है रिजर्व्स में, उसका एक काफी बड़ा हिस्सा जो है वो कर्जों की वजह से है, सरप्लस की वजह से नहीं है। ठीक है हफीज पाशा साहब, अब मैं जरा स्टेट बैंक का भी सवाल मैंने डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम सुलैरी साहब से भी किया था, तो मैं आपसे भी सवाल यही करना चाहती हूँ, वो प्लीज टेम्पलेट भी चला दें। मैं 2 से 3 दफा ये बात बता चुकी हूँ, लेकिन सर स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है, लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी 2 माह पहले की मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें वो ये दावा कर रही है कि हमारे यहाँ महंगाई की शरह जो है वो 6 से लगभग 7%, 9% तक रहेगी। अच्छा, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हम जो मॉनेटरी पॉलिसी हम पेश कर रहे हैं इसको सामने रखते हुए हमारी शरह नमू जी, ये आखिरी 2 माह की जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके मुताबिक जो वो आदादो शुमार दे रहे हैं, क्या आप स्टेट बैंक को दुरुस्त कहेंगे या इसमें कुछ गिमिक्स कर रही है स्टेट बैंक की पॉलिसी? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा स्टेट बैंक ने जो बात की है वो काश वैसा ही होता। अच्छा, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अफराते ज़र की रफ्तार जो है, अगरचे हुकूमत कह रही है और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स कह रहा है 8.4%। हमारा अंदाजा ये, हमारी जिंदगी गुजरी है रिसर्च में पाकिस्तान पे, और मैं मेरे शागिर्दों ने तो हमारा अंदाजा ये है कि ये अफराते ज़र को कम बना दिया है और उसका जो इस वक्त तकरीबन 12% तक पहुंच चुका है, और ख़ास तौर पे खाने पीने की अशिया की जो कीमतों में इजाफा है उसे भी कम बताया गया है। तो हमारी गुजारिश ये है कि भाई अब ये डेटा के साथ खेलना, ये नया प्रोसेस आगाज हुआ है, इसको प्लीज आप न करें, और जो मुनासिब पोजीशन है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसे कौम के सामने रखा करें। अच्छा ठीक है, हफीज पाशा साहब कह रहे हैं कि जो रियलिटी है वो रखें, लेकिन स्टेट बैंक तो खुद ही कह रहा है कि वो रियलिटी सामने रख रहा है। लेकिन इस आर्गुमेंट के साथ हफीज पाशा साहब, आपने सारे 2-3 अदवार इससे पहले भी, बल्कि मैं 2-3 अदवार बिल्कुल लास्ट की बात कर रही हूँ, आपने तो पाकिस्तान की मईशत को बड़ा इन एंड आउट इसके देखे हुए हैं। क्या वाकई ये जो दलील माहिर मुआशियात दे रहे हैं या जो लिखा जा रहा है कि ये वो हुकूमत है जिसने मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे ले रखे हैं, ये दुरुस्त है या नहीं है? अगर नहीं है तो क्या इसके पीछे हकायक हैं, और अगर है तो फिर इसके खतरनाक नताइज होंगे और वो क्या हो सकते हैं? पिछले साल खसारे में $20 अरब का डेवलप किया था, तो उसे खत्म करने के लिए बोरोइंग तो करना ही पड़ा था। और पहले 2 साल जो बोरोइंग हुई वो इसीलिए हुई हमारे फॉरेन एक्सचेंज। मगर अब जो मैं कह रहा हूं कि इस साल मुझे लग रहा है कि पहली दफा स्टेट बैंक जो अपने रिजर्व्स बढ़ा रहा है उसमें बोरोइंग का दखल है। पहले कोशिश ये होती थी कि बोरो करो और जो खसारा है उसको उससे पूरा करो, खसारे से ज्यादा न लो। अब एक नई टेंडेंसी नजर आ रही है स्टेट बैंक में जो पहले नहीं थी। ओके, लेकिन हफीज पाशा साहब फिर इसी से रिलेटेड तो एक ज़ाहिर आर्गुमेंट है, वो मैं आपसे आगे चल के करती हूँ, लेकिन रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, हुकूमत क्लेम कर रही है बार बार। अगर हमारे रिजर्व्स इतने अच्छे हैं तो सर इसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है? क्योंकि इकोनॉमी का जो इम्बैलेंस सिचुएशन है, मैं अभी बात कर रही थी जब क़य्यूम सुलैरी साहब से, तो वो कह रहे हैं कि इसके बेहतर नताइज आएंगे, लेकिन एक आम आदमी तो ज़ाहिर महंगाई की चक्की में पिस रहा है, वो तो जो आटा चीनी दाल खरीदने जा रहा है उसके लिए वही मसाइल है। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या वाकई रिजर्व्स का इस्तेमाल खतरनाक होगा या हम किसी डिक्लाइन आ जाएंगे? डिक्लाइन की जगह पर अभी श्रीलंका की मिसाल दे रहे थे सुलैरी साहब। अजीब सी बात है, और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अल्लाह के फजल से तारीख के सबसे बुलंद लेवल पे हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा 20 अरब डॉलर से ज्यादा हैं, मगर साथ साथ हम देख रहे हैं कि रुपए की कदर में नजर आ रहा है हर रोज तकरीबन 50 पैसे से 1 रुपए की कमी होती है, और पिछले 2 महीने में तकरीबन गिरावट 13 रुपए की आई है। ठीक है, तो
सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। रिजर्व हम इसलिए रखते हैं कि हम अपनी तरफ स्टेबल रखते हैं, तो ये रिजर्व नहीं हो रहे हैं। आपके दराम का पैमाना है वो लेवल तारीख का बुलंद लेवल पे पहुंच चुका। पिछले महीने 6.5 खरब डॉलर, ऐसा तारीख में नहीं हुआ था। और उसको फाइनेंस करने के लिए रिजर्व्स को इस्तेमाल करना चाहिए था, नहीं किया। नतीजा ये कि करेंसी में सख्त गिरावट शुरू हो चुकी है। ये खतरनाक है। और रुपए की कदर में गिरावट वाला जो हमारा टेम्पलेट है वो भी साथ साथ अगर हम चलाएं, जो कि हफीज पाशा साहब कह रहे हैं कि उसी के रिफ्लेक्शंस में बात हो रही है सारी। लेकिन हफीज पाशा साहब, अब सवाल जाहिर है, अभी हम आप ही लोगों से सीखते भी हैं, समझते हैं आप लोगों की बातों से। सर, ये डॉलर रेट जो है इसको फ्री छोड़ा गया हुकूमत की जानिब से, ये क्या हिकमत अमली है? क्या इसके जरिए महंगाई कंट्रोल करना है, महंगाई को छोड़ देना है कि उसके अंदर जितनी फ्लैक्सिबिलिटी है वो उसी तरह से ट्रेड करे, या इसके पीछे हुकूमत की कोई खास हिकमत अमली आपको दिखती है? और ये कितनी एक नजरिए के मुताबिक या इकोनॉमिस्ट की हैसियत से आपको लगता है कि ये बहुत जिसे कहते हैं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी पाकिस्तान की इकोनॉमी को? अभी ना सही, लेकिन अगली हुकूमतों के लिए मजीद दुश्वार होगा और महंगाई मजीद बढ़ेगी। रिजर्व्स में यकीनन कुछ इजाफा हुआ है कर्जों के लेने के बावजूद, और उसकी वजह यह है कि पिछले साल आपका तिजारती खसारा कुछ अर्सा तो सरप्लस में था, और फिर साल जब खत्म हुआ है तो सिर्फ 1.8 अरब डॉलर था, जबकि 2018 में यह 20 अरब डॉलर था। तो हुकूमत की कामयाबी थी, उन्होंने कम किया है, अपने तिजारती खसारे को बहुत कम किया। मगर अफसोस ये है कि अब पिछले 3 महीने से इसमें बड़े तेजी से इजाफा हो रहा है खसारे में, और वो परेशान कुन है। दूसरी तरफ आप ये भी देखें, जो रेवेन्यूज में इजाफा है, मुझे कहना पड़ेगा कि पिछले 3 साल में जो इजाफा हुआ है वो बहुत कम था, और हमें इस बात का अफसोस है। जब पिछली हुकूमत गई तो 3,900 अरब रुपए तक हमारी रेवेन्यू थी, वो पिछले साल 4,700 तक हुए, यानी कि 3 साल में सिर्फ 800 अरब का इजाफा हुआ है। अलबत्ता इस साल पहले 2 महीने में नुमाया तौर पर इजाफा यकीनन हुआ है। अब ठीक है हफीज साहब, लेकिन मैं डॉलर की तरफ वापस आना चाह रही थी। सर, वो आगे भी चल के मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ, लेकिन ज़रा आमदनी के टैक्स के हवाले से हमने आपके दौर में भी ज़रा सुना इस पर, और आपने काफ़ी काम भी किया हुआ है इस पर, लेकिन हुकूमत अब एक नई हिकमत अमली के तहत ज़रा आमदनी के टैक्स का उसूल चाहती है। ये कैसे होगा? नहीं जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स बड़े मुश्किल से 97 में मैं ले आया था, और उनकी सालाना आमदनी कोई 900 अरब के करीब है। टैक्स कितना दे रहे हैं 24 साल के बाद? मुश्किल से 2.5 अरब, यानी कि वो 1% भी नहीं है। तो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का निज़ाम नहीं चला है, और उसके नतीजे में आपका जो रेवेन्यू है प्रोविंसेस का, उसमें इजाफे की रफ्तार कम रही है। ओके, हफीज पाशा साहब, आम आदमी का सवाल कर लूं, क्योंकि लोग, हुकूमत दावा कर रही है रिकॉर्ड मोटर बाइक सेल हुई है, रिकॉर्ड सब कुछ हो गया है, और इस रिकॉर्ड के चक्कर में आम आदमी का रिकॉर्ड खराब हो रहा है उसकी लाइफ में, यानी उसकी जो रोजमर्रा या जरूरियत की चीजें हैं वो रोज बरोज महंगी उसको बिक रही हैं। क्या कहेगा डॉक्टर साहब, आपको भी लग रहा है कि हुकूमत जो है अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ा रही है या नहीं, ये कंट्रोल है? 1 महीने में गाड़ियों की इंपोर्ट डबल हो गई। ये इस तरह की पॉलिसीज नामुनासिब थे इस वक्त, जबकि हमें पता था कि कीमतों में इजाफा हो रहा है। अब आप ये देखिए कि एक आइटम ले लीजिए, पाम ऑयल, जो हम वेजिटेबल घी में इस्तेमाल करते हैं, बेसिक आइटम है, उसके पिछले जून से इस जून में इजाफा हुआ है 12 महीने में 81% कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है बाहर की कीमतों में। तो हुकूमत की पॉलिसी बजट में ये होना चाहिए था कि जो आपके नेसेसिटीज हैं, हुकूमत ने खुद टैक्स बढ़ाए हैं,
हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि अब वक्त आ गया है कि दरामदात पर फिर से हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। बजट में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बताई गई, अलबत्ता गाड़ियों की टैक्सों पर कमी बताई गई और गवर्नमेंट बड़ी खुश है कि गवर्नमेंट गाड़ियों की सेल बढ़ी है। हाँ। मगर आप ये देखिए कि इंपोर्ट में भी दो गुना लेवल पे पहुंच गया है इंपोर्ट गाड़ियों का। तो हमें ये करना चाहिए कि अब हम जो नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स हैं, यानी कि जो अमीर लोगों के कंज्यूमर आइटम्स हैं, हमें ये वक्त ऐसा है कि हमें उन पर टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ देने के लिए जो सेल्स टैक्स है आम खाने पीने की चीजों पर, जिसमें चीनी है, घी है वगैरह, उन पे कम करना चाहिए। ये पॉलिसी हमें बजट में इख्तियार करना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। हफीज पाशा साहब, मैं हमेशा सवाल करती हूँ इस तरह से कि आप जैसी शख्सियत से कि ज़रा हुकूमत को आपसे अच्छी सलाह इस वक्त कौन दे सकता है, क्योंकि आपने मुख्तलिफ अदवार देख रखे हैं। अगर आप मौजूदा हुकूमत के वज़ीर ख़जाना होते और या होना चाहें, अभी भी वक्त तो है खैर, लेकिन क्या टारगेट तो आपका होता? आप क्या समझते हैं कि ये इस तरफ काम करना बहुत ज़रूरी था या है? पहले तो बीबी मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि हमने जो करना था अल्लाह के फजल से अपने मुल्क के लिए कर लिया। बम के जब फटा 98 में तो मैं वजीर खजाना था और 2-3 हफ्ते हम नहीं सोए, इसलिए कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए थे हम पर। उसके बाद से मैं बीमार हूँ। मेरा काम हुकूमतों में जाने का नहीं है, मैं एक रिसर्च का प्रोफेसर हूँ और अल्लाह के फजल से अपनी फील्ड में दुनिया में 10 नंबर पे हूँ। अलबत्ता मैं एडवाइस देने के लिए तैयार हूँ हुकूमत को। अभी मैंने थोड़ी बहुत सी एडवाइस तो दी है कि आपको एसेंशियल आइटम्स पर जो टैक्सेस हैं, आप ये भी सोचिए कि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम शुगर पर, चीनी पर रिटेल प्राइस में जाकर टैक्स लगाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि बजट में ये कहने के बाद उनको ख्याल आया कि गलत पॉलिसी से नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ देखिए, आपको कुछ रिलीफ हमारे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को भी देना है, वो भी बेचारे पिस रहे हैं। तो हमारा ख्याल ये था जो एग्जम्पशन लिमिट है 6 लाख रुपए का इनकम टैक्स में, उसे पिछली हुकूमत ने जाते जाते 6 लाख से उसको 12 लाख कर दिया था, जो कि मुनासिब था काफी हद तक। कम से कम उसे वापस 12 लाख पे ले जाते, ताकि जो मिडिल क्लास खास तौर पे सैलरी वाले लोग हैं उन पर ये अफरात-ए-ज़र जो 35% हुआ है 3 सालों में, उसका जो नेगेटिव असर उन पे भी पड़ा है वो कुछ कम होता। मगर पॉलिसी कुछ ऑपोजिट दी गई कि हम जो है अमीर तबके के लिए टैक्सेस में कुछ कमी की गई और आपका जो वर्किंग क्लास है और मिडिल क्लास है उनके लिए कोई खास कमी नहीं, अलबत्ता कुछ इजाफा हुआ। ठीक है डॉक्टर हफीज पाशा, साबिक वजीर खजाना, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे बात की है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो उनके सामने मैंने रखे हैं, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जरा वापस आ जाते हैं। तो कराची में सिंध की सतह पर ताजिर एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत कारोबार को खोल कर रखे, ये कैसे मुमकिन होगा? क्या सारा वक्त, यानी कि वो चाह रहे हैं कि कम अज कम कारोबार का वक्त जो है वो 10 बजे तक कर दिया जाए। इस पर क्या टेक है ताजिर बरादरी की, जरा इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्त काफ़ी कम है लेकिन ये बता दूं कि आज भी एक रिपोर्ट शाया हुई है। गुज़िश्ता कई दिनों से बात हो रही है कि कराची से मेन सनतें जो हैं वो लाहौर शिफ्ट हो रही हैं। ऐसा क्या हो रहा है कराची के अंदर? दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कारोबार के औकात कार बढ़ाने पर बिजनेस कम्युनिटी जो है वो ज़ाहिर एहतजाज भी कर रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला, चेयरमैन बिजनेस मैन ग्रुप हैं, तो बिजनेसमैन ग्रुप है, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। ज़ुबैर साहब फरमाइएगा, ये क्या मामला है और अभी तक आपकी सिंध हुकूमत से क्या बात हुई है कारोबार के बढ़ाने के औकात पर? देखिए, हमने 12 अपील की है कि अगर आप इस कारोबार को जुमे के दिन अगर आप बंद कर देते हैं, संडे को बंद कर देते हैं, उसका मतलब संडे और जुमे वो उनका कहना है कि कोविड होता है और शाम 8 बजे तक आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कारोबार को, उसको 10 बजे तक चलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डिमांड है ट्रेडिंग कम्युनिटी की, ये जायज़ है, उसको उनको ये करके देना चाहिए। क्योंकि देखें पूरे पाकिस्तान में आप लाहौर देखें, पंजाब के मुख्तलिफ अजला देखें, पंजाब के अंदर आप देखें 25 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन किया है, लेकिन
जो है ना बाकी पंजाब खुला हुआ है, वहाँ की स्कूलें खुली हुई हैं, वहाँ जो है ना आपके जितने जो आपकी दुकानें हैं, मार्केटें हैं, तमाम की तमाम खुली हुई हैं, मैरिज हॉल को उन्होंने खोला हुआ है। तो हमारे यहाँ मेरी समझ नहीं आता सिर्फ कराची और हैदराबाद के साथ ये नामुनासिब सा रवैया या ये ऐसा यूनिक सा रवैया क्यों है और हमारी उसकी वजूहत क्या है। देखिए, अगर इस तरह से अगर ये करेंगे तो ये जो कोरोना से नहीं मरेंगे वो तो भूख से मर जाएंगे। हमारा कहना ये है कि कोई एहतियात के साथ नहीं, हम ये नहीं कहते कि कोरोना जो है ना आएगा और उसको भले जो आदमी वो कुछ भी हो, जिस तरह से भी एसओपीज हैं, एसओपीज पर आप इम्प्लीमेंट करवाएं। जब आप एसओपीज में इम्प्लीमेंट करवा के फिर आप जब उसको लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना ये तो इसी तरह से काम होगा। क्या अगले 4 साल तक, क्योंकि आज अगर आप कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का बयान देखें तो उन्होंने कहा है कि हमने तो वैक्सीन और बूस्टर्स बुक किए हैं 2000 अगले 3 सालों के लिए, यानी 23-24 तक। इन्होंने हर शिपमेंट फाइजर के साथ और जो बनाने वाली कंपनियां वैक्सीन उनकी उन्होंने बुक की है। इसका मतलब उन्होंने कहा कि बूस्टर लगता रहेगा। तो अगर इसका मतलब ये होता है कि हमको इस वबा के साथ रहना है, अगर रहना है तो ऐसे बंद करके, कारोबारों को बंद करके अगर हम रहेंगे तो लोग तो बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मेरी आपकी तवज्जो से अपील है, मैं सीएम साहब से अपील करता हूँ कि इसको बराए मेहरबानी नजरसानी करें और ये जो कारोबार है उसको 10 बजे तक खोलें और फ्राइडे को बंद करने को कोई जवाब नहीं है तो फ्राइडे को चलने दें। संडे की 1 दिन की छुट्टी है, हालांकि इतना नुकसान हो गया है कि संडे की भी छुट्टी होनी नहीं चाहिए और 7 दिन चलना चाहिए। एसओपी के साथ जो एसओपी पे अमल नहीं करते उनके साथ जो तादीबी कार्रवाई है वो करनी चाहिए आपको। ओके, जुबैर साहब अब आप आई गए तो मैं आखिरी इस पे कमेंट्स ले लूं, सवाल कर लूं। रिपोर्ट शाया हुई है क्या जो हमारे सनतकार हैं क्या वो अब लाहौर मुंतकिल होना शुरू हो गया, और अगर ऐसा है तो क्या फैक्टर्स हैं उसके पीछे? देखिए, वो मुख्तलिफ वजह है। जो सबसे बड़ी वजह है वो वैल्यू एडेड जो सेक्टर है वो शिफ्ट होने की बात कर रहा है, क्योंकि पानी का बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ जो है ना पानी के ऊपर बहुत बड़ी सियासत है कराची के अंदर, और कराची में बहुत सारे माफियाज पानी को कंट्रोल किए हुए। पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपकी इंडस्ट्री आप चला नहीं सकते। दूसरे नंबर के ऊपर आप देखें तो एक ऐसा रवैया है कराची वालों के साथ, जैसे की है, एसएसडीसी है, आपके यहाँ गैस प्रेशर्स के प्रॉब्लम है, आपको इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स हैं, और बाकी जो है ना इन तमाम चीजों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चूंकि अंडरग्राउंड वाटर बहुत अच्छा पंजाब में अवेलेबल है तो हम उसको वहां जाके हम कर सकते हैं। आज जिस तरह के दाम हो गए हैं पानी के वो अफोर्डेबल नहीं है। अगर मैंने इंटरनेशनल मार्केट में मेरा माल बेचना है तो मेरे इनपुट्स भी इंटरनेशनल लेवल पर जो चीजें अवेलेबल है उनके जितना होना चाहिए। हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कराची के अंदर इज राइजिंग लाइक एनीथिंग। इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं तो अपने कराची वालों को हमेशा अपील करता हूँ हमें कराची में रहना चाहिए और अपने राइट्स के लिए हमको आवाज बुलंद करनी चाहिए, गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, और वो हम कर भी रहे हैं। और मैं आपके तवज्जो से प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूँ कि देखें कि कराची के जो ये मामलात हैं उनको एक दफा फिर बैठ के देखना चाहिए। इसके अलावा कराची की जो सूरत हाल है, जो सड़कें, सीवरेज सिस्टम और बाकी जितनी भी आपकी अमेनिटीज है, सिविक अमेनिटीज हैं, वो तकरीबन ब्रेक डाउन हो गई है। जो रोड्स की आपकी हालत है वैसे हो गए तो लोग जो दुरुस्त है। जुबैर मोतीवाला, चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप, थैंक यू वेरी मच सर। अपील कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर से कारोबार खोलने की भरपूर तरीके से इजाजत दी जाए, क्योंकि इकोनॉमी मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोरोना से लोग शायद ना मरे लेकिन भूख और अफलास से मर सकते हैं। दूसरी जानिब जो यहाँ से शिफ्ट हो रहा है बिजनेस कम्युनिटी का इंटरेस्ट कराची से, वो शायद पानी की सियासत है, यानी पानी की सियासत है कराची और सिंध के अंदर। इस पर किसी और रोज भी इंशाल्लाह बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।